हेलो हमारी विनोबा भाभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है फ्रेंड्स संतोषी के यूट्यूब चैनल के अंदर। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा जितने भी हमारे सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं उनका जो एडमिट कार्ड है वो जारी हो चुका है। 20 जनवरी से आपका एग्जाम होने वाला है। अगर आपने अभी तक अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड नहीं किया है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, आप जाकर के वीडियो को वॉच करिए और उस तरीके से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी हम लोग देखने वाले हैं जो हमारा MIL हिंदी पेपर है, ठीक है, उसका हम लोग विद्या गैस पेपर का कंप्लीट क्वेश्चन एंड आंसर देखने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके एनुअल एग्जाम के बेसिस से। ठीक है, तो चलिए अभी आप रेडी हो जाइए, नेक्स्ट हम वीडियो को देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स उससे पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट होगी, मेरे इस यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियोस डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स हम सबसे पहले अपना सिलेबस देखते हैं कि जो हमारा MIL हिंदी है जिसमें 50 मार्क्स का टोटल एग्जाम होने वाला है हमारा, उसमें क्या सिलेबस रहने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए सबसे पहले हम ना अपना सिलेबस को देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ और आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। ये है हमारा AEC पेपर 3 यानी कि MIL पेपर हिंदी। ठीक है, और इसका जो सिलेबस होने वाला है फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख लीजिए। एक मिनट में थोड़ा और जूम कर देती हूँ। यहाँ पे देखिए आपका इकाई 1 का सिलेबस है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, वक्तृता, कौशल। और इकाई 2 का जो आपका सिलेबस है वो है कारक, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, अनुच्छेद और लेखन। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला टॉपिक आपने अभी देख लिया कि हमारा जो पहला टॉपिक है एग्जाम का वो है संज्ञा। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए देखते हैं कि संज्ञा क्या है। तो आप यहाँ पे देखिए, संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो। यहाँ वस्तु शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में हुआ है जो केवल प्राणी और पदार्थ का वाचक नहीं है वरन उनके धर्मों का भी सूचक है। साधारण अर्थ में वस्तु का प्रयोग इस अर्थ में नहीं होता, अतः वस्तु के अंतर्गत प्राणी, पदार्थ और धर्म आते हैं। इन्हीं के आधार पर संज्ञा के भेद किए गए हैं। अब देखिए संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेदों के संबंध में व्याकरण एकमत नहीं है, पर अधिकतर व्याकरण संज्ञा के 5 भेद मानते हैं। फर्स्ट है जातिवाचक, सेकंड है हमारा फ्रेंड यहाँ पे व्यक्तिवाचक, थर्ड है हमारा गुणवाचक, फोर्थ है हमारा भाववाचक और फिफ्थ है हमारा द्रव्यवाचक। चलिए देखते हैं, ये भेद अंग्रेजी के आधार पर है। कुछ रूप के अनुसार और कुछ प्रयोग के अनुसार संस्कृत व्याकरण में प्रतिपादित नामक शब्द भेद के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, गुणवाचक आदि आते हैं, क्योंकि वहाँ इन 3 शब्द भेदों का रूपांतरण प्रायः एक ही जैसे प्रत्ययों के प्रयोग से होता है। किंतु हिंदी व्याकरण में सभी तरह की संज्ञाओं को 2 भागों में बांटा गया है, एक वस्तु की दृष्टि से और दूसरा धर्म की दृष्टि से। ठीक है, इस प्रकार हिंदी व्याकरण में संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट है हमारा व्यक्तिवाचक, सेकंड जातिवाचक, थर्ड हमारा भाववाचक, फोर्थ हमारा समूहवाचक और फिफ्थ हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, आपको पता होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिससे हमें किसी विशेष व्यक्ति या विशेष वस्तु या विशेष स्थान का बोध हो। जातिवाचक उसे कहते हैं जिससे पूरी जाति का बोध हो, जैसे डॉक्टर, शिक्षक, है ना। भाववाचक उसे कहते हैं जिससे हमें भाव का बोध होता है। समूहवाचक उसे कहते हैं फ्रेंड जिससे समूह का मतलब भाव का बोध होता है। ठीक है, समूह का भाव का बोध होता है। अब जैसे देखिए समूह मतलब क्या, जैसे सम्मेलन हो गया, कहीं सभा हो गया, आपको पता है वहाँ पे लोग समूह में होते हैं ना। द्रव्यवाचक उसे कहते हैं जिससे हम माप तौल सकते हैं, जैसे दाल हो गया, चावल हो गया, चीनी हो गया, है ना, इसको हम माप तौल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए अनुसार समूहवाचक का समावेश व्यक्तिवाचक तथा जातिवाचक में और द्रव्यवाचक का समावेश जातिवाचक में होता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा को प्रॉपर अच्छे तरीके से डिफाइन करके देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको स्क्रीन अच्छे से विजिबल हो रही होगी। मैं थोड़ा और जूमिंग कर देती हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए जो व्यक्तिवाचक हमारा संज्ञा होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है। तो यहाँ पे आप देखिए जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, गांधी जी, गंगा, काशी इत्यादि। ठीक है, राम, गांधी जी कहने से एक एक व्यक्ति का बोध होता है। जैसे फ्रेंड्स व्यक्तिवाचक संज्ञा मैं आपको शॉर्टकट बता देती हूँ, उसे कहते हैं जिससे हम किसी विशेष व्यक्ति या विशेष वस्तु या विशेष स्थान का बोध होता है। ठीक है, मतलब विशेष होना चाहिए और एक सिंगल होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे व्यक्तियों का भी नाम हो सकता है, दिशाओं का भी नाम हो सकता है, देशों का भी नाम हो सकता है, बट वो पर्सनल होना चाहिए। ठीक है, विशेष रूप से होना चाहिए। अब देख लीजिए यहाँ पे। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखना स्टार्ट करते हैं।
तो यहाँ पे फिर आप देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखिए हमारा नेक्स्ट है, इसमें भी एग्जाम्पल ही दिया गया है, नगर, चौकों, पुस्तकों, ऐतिहासिक युद्धों, घटनाओं, ठीक है, दिनों या महीनों के नाम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। सेकंड है हमारा जातिवाचक संज्ञा। देखते हैं हम लोग जातिवाचक संज्ञा क्या होता है। तो जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे मनुष्य, घर, पहाड़, नदी इत्यादि, ठीक है। अब देखिए, मनुष्य कहने से संसार की मनुष्य जाति का, घर कहने से सभी घर के घरों का, पहाड़ कहने से संसार के सभी पहाड़ों का, नदी कहने से सभी प्रकार के नदियों का जातिगत बोध होता है, ठीक है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं फ्रेंड, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, इसके और भी एग्जाम्पल, आप उसे रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि भाववाचक संज्ञा क्या होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग देखेंगे भाववाचक संज्ञा क्या होता है। चलिए, तो लेट्स हम उसको देखना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे लंबाई, बुढ़ापा, नम्रता, मिठास, समझ, चाल इत्यादि, ठीक है। हर पदार्थ का धर्म होता है, पानी में शीतलता, आग में गर्मी, मनुष्य में देवत्व और वस्तुत्व इत्यादि का होना आवश्यक है, ठीक है फ्रेंड्स। आप इसको और अच्छे तरीके से रीड कर लीजिएगा। अब जो हमारा भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कैसे होता है फ्रेंड्स, वो यहाँ पे पॉइंट्स दिया गया है, आप देख लीजिए और इसको रीड कर लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं एक एक करके सेंटेंसेस को पढ़ना स्टार्ट करूँ तो आपको पता होगा कि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग चली जाएगी, ठीक है। तो आपको स्क्रीन विजिबल है, तो आप यहाँ पे खुद से रीड कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आगे जो दिया गया है ये भी आपका एग्जाम्पल ही है जातिवाचक संज्ञा का, ठीक है। पर उसके जो नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे, वो देखिए आप, यहाँ पे दिया गया है समूहवाचक संज्ञा क्या होता है, ठीक है। तो जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे व्यक्तियों का समूह, सभा, दल, गिरोह, वस्तुओं का समूह, गुच्छा, ठीक है, गुंज हो गया, मंडल हो गया, घौद हो गया, मतलब ऐसा जगह जहाँ पे भीड़ का बोध होता है, ठीक है। हाँ, भीड़ का बोध होता है, समूह का बोध होता है, जहाँ पे एक से ज़्यादातर लोग वहाँ पे होते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए, अब इसका आप देख लीजिए, यहाँ पे नीचे है हमारा द्रववाचक संज्ञा, ठीक है। तो चलिए हम लोग द्रववाचक संज्ञा का डेफिनेशन देखते हैं। तो जिस संज्ञा से माप तोल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रववाचक संज्ञा कहते हैं, जो कि मैंने आपको आगे भी बता दिया है। अब चलिए, संज्ञाओं का प्रयोग कैसे होगा वो यहाँ पे दिया गया है फ्रेंड्स। ये आप देखिए कि संज्ञाओं का प्रयोग कैसे होगा, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे अच्छे तरीके से रीड कर लीजिएगा, वीडियो को स्टॉप कर करके, आपको बहुत इजी पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक था फ्रेंड्स सिलेबस के अंदर, ठीक है, विद्या गैस पेपर की भी अंदर है यहाँ पे। तो अब देखिए कारक है हमारा, ठीक है, कि कारक क्या होता है। तो चलिए हम लोग फिर समझते हैं कि कारक क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको शॉर्टकट तरीके से बता देती हूँ कि कारक क्या है। तो संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से, मतलब संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से ना वाक्य के अन्य शब्दों के साथ फ्रेंड संबंध को बताया जाएगा या संबंध सूचित होगा, ठीक है, हम उसी को बोलते हैं कारक। आपको पता होगा कि कारक 8 होते हैं, ठीक है। कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, संपदान के लिए, अपादान से, संबंध का, के, की, अधिकरण में, पर, संबोधन, हे, अरे, अहो, है ना, ये मैंने पहले से सीख रखा है। बट अभी हम लोग देखते हैं विद्यागस पेपर के अंदर क्या है, ठीक है। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं, अथवा संज्ञा सर्वनाम का जिस रूप से उनका क्रिया से संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए, इन परिभाषाओं का अर्थ यह हुआ कि संज्ञा या सर्वनाम के आगे जब ने, को, से आदि विभक्तियां लगती है तब उनका रूप ही कारक कहलाता है। इतना फ्रेंड काफ़ी है, बट आपका अगर ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो आप लॉन्ग भी लिख सकते हैं, तो इसलिए आप आगे का रीड कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि संज्ञा जो हमारा कारक होता है, ठीक है, अब कारक के भेद कितने होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अब कारक के भेद देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हिंदी में कारक 8 हैं, ठीक है, और कारकों के बोध के लिए संज्ञा सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें व्याकरण में विभक्तियों कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग 8 कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, संपदान को, के लिए, आपादान से, संबंध को, के, की, रा, रे, री, ठीक है, अधिकरण में, पर, और संबोधन हे, अजी, अहो, अरे इत्यादि होता है, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे ना विभक्तियों के बारे में थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा होगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पेपर में क्या है। तो यहाँ पे आप देखिए फ्रेंड्स,
यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो विभक्तियों की प्रायोगिक विशेषताएं लिखी गई। जो फ्रेंड्स हमारा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर लिखना ज़रूरी है, वो मैं रीड कर दे रही हूँ। बाकी चीज़ें मैं आपको शो ऑफ करा दे रही हूँ, विजिबल करवा रही हूँ स्क्रीन को। आप यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से खुद से भी रीड कर पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि जो हमारी विभक्तियाँ हैं, ठीक है, इसकी प्रायोगिक विशेषताएं क्या है। तो यहाँ पे देखिए, प्रयोग की दृष्टि से हिंदी कारक की विभक्तियों की कुछ अपनी विशेषताएं हैं। इनका व्यवहार करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला है हमारा, सामान्यतः विभक्तियां स्वतंत्र हैं। इनका अस्तित्व स्वतंत्र है। चूंकि इनका काम शब्दों का संबंध दिखाना है, इसलिए इनका अर्थ नहीं होता, जैसे ने, से आदि, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, सेकंड हमारा इसमें पॉइंट, हिंदी की विभक्तियां विशेष रूप से सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने पर प्रायः विकार उत्पन्न कर उनसे मिल जाती है, जैसे मेरा, हमारा, उसे, उन्हें इत्यादि, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, विभक्तियां प्रायः संज्ञाओं या सर्वनामों के साथ आती हैं, जैसे मोहन की दुकान से यह चीज आई है, ठीक है। अब आगे दिया गया है फ्रेंड्स, विभक्तियों का प्रयोग कैसे करना है, ठीक है, कि जो हमारी विभक्तियां हैं इसका प्रयोग कैसे होगा। अब देखिए, हिंदी व्याकरण में विभक्तियों के प्रयोग की विधि निश्चित है। हिंदी में दो तरह की विभक्तियां हैं, पहला है हमारा विश्लिष्ट और दूसरा है हमारा संश्लिष्ट, ठीक है। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियां विश्लिष्ट होती हैं, अर्थात अलग रहती हैं, जैसे राम ने वृक्ष पर, लड़कों को, लड़कियों के लिए इत्यादि, ठीक है। सर्वनामों के साथ विभक्तियां संश्लिष्ट या मिली होती है, जैसे उसका, किस पर, तुमको, तुम्हें, तेरा, तुम्हारा, ना बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से रीड कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलिए हम लोग देखते हैं कर्ता कारक, ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया है कर्ता कारक को डिफाइन किया गया है, को पता होगा ना, कर्ता ने मतलब ने है ना, ने कारक का प्रयोग कैसे कैसे करना है वो लिखा गया है। तो देखिए, कर्ता कारक में वाक्य में जो शब्द काम करने वाले अर्थ में आता है उसे कर्ता कहते हैं। जैसे मोहन खाना खाता है, इस वाक्य में खाना का काम मोहन करता है, अतः कर्ता मोहन है। इसकी दो विभक्तियां ने और ओ, ठीक है, इंग्लिश में ओ। अब देखिए, संस्कृत का कर्ता की हिंदी का कर्ता कारक है। वाक्य में कर्ता का प्रयोग दो रूपों में होता है, पहला वह जिसमें ने विभक्ति नहीं लगती है, अर्थात जिसमें क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार होते हैं, ठीक है, इसे अप्रत्यय कर्ता कारक कहते हैं। इससे प्रधान कर्ता कारक भी कहा जाता है। उदाहरणार्थ, मोहन खाता है, यहाँ खाता है क्रिया है जो कर्ता मोहन के लिए लिंग और वचन के अनुसार है। इसके विपरीत, जहाँ क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार ना होकर कर्म के अनुसार होते हैं, वहाँ ने विभक्ति का यूज किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, है ना, कर्ता विभक्ति लगती है, ठीक है। अब देखिए, इसे व्याकरण में, यहाँ पे आप देख लीजिए फ्रेंड्स, इसे व्याकरण में सप्रत्यय कर्ता कारक कहते हैं, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। सेकंड हमारा, कर्ता ने चिन्ह का प्रयोग कैसे होता है, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे ना मैं मेन हेडलाइन पढ़ दे रही हूँ सिर्फ, ठीक है। कर्ता ने चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट है हमारा, ने का प्रयोग कर्ता के साथ तभी होता है जब क्रिया सकर्मक तथा सामान्यभूत, आसनभूत, पूर्णभूत, हेतु मदभूत और संदिग्ध भूतकालों की और कर्तृवाक्य की हो, ठीक है। अब देखिए, सामान्य भूत, राम ने रोटी खाई, ठीक है। पूर्ण भूत, राम ने रोटी खाई थी, ठीक है। आसन भूत, राम ने रोटी खाई है। और संदिग्ध भूत, राम ने रोटी खाई, ठीक है। तो इसमें ने का प्रयोग होता है, किस किस में होता है फ्रेंड, सामान्य भूत, आसन भूत, पूर्ण भूत, हेतु मदभूत और संदिग्ध भूत कालों में, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, जब संयुक्त क्रिया के दो खंड सकर्मक हो और अपूर्ण भूत को शेष छोड़कर सभी भूतकालों में कर्ता के आगे ने चिन्ह का प्रयोग होता है, ठीक है फ्रेंड। जैसे भी यहाँ पे दिया गया है, तो आप जैसे को भी रीड कर सकते हैं। श्याम ने उत्तर कह दिया, किशोर ने खा लिया, ठीक है। सेकंड हमारा, सामान्यतः अकर्मक क्रिया में ने विभक्ति नहीं लगती है, किंतु कुछ ऐसे कर्मक क्रियाएं हैं जैसे नहाना, छींकना, थूकना, खांसना, जिनमें ने चिन्ह का प्रयोग अपवाद स्वरूप होता है। इन क्रियाओं के बाद कर्म नहीं आता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आप यहाँ पे देख लीजिए, एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है, कहाँ कहाँ पे ने चिन्ह का प्रयोग होगा, कहाँ कहाँ पे नहीं होगा। तो हमने ये तो जान लिया कि कहाँ कहाँ पे होता है, लेकिन अब हम लोग ये भी जानते हैं कि ने चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ पे नहीं होता है। देखिए, ने का प्रयोग कहाँ नहीं होता है। अब देखिए, सकर्मक क्रियाओं के कर्ता के साथ भविष्यत काल में ने का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, बकना, बोलना, भूलना, ये क्रियाएं यद्यपि सकर्मक है तथापि अपवाद स्वरूप सामान्य, आसन, पूर्ण,
और संदिग्ध भूतकालों में कर्ता के ने चिन्ह का व्यवहार नहीं होता है, यथा वह बका, मैं बोला, वह भूला, मैं भूला, है ना। तो इन सारी चीज़ों में क्या होता है फ्रेंड्स, ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, सेकंड हमारा थर्ड पॉइंट है, यदि संयुक्त क्रिया का अंतिम खंड अकर्मक हो तो उसमें ने का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, जैसे मैं खा चुका हूँगा, वह पुस्तक ले आया, उसे रेडियो ले जाना है। ठीक है, इन सब में क्या होता है फ्रेंड्स कि ने का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखिए, अब कर्म कारक के बारे में बताया गया है ना। आपको पता होगा कर्ता का चिन्ह होता है कर्ता ने, लेकिन जो कर्म का चिन्ह होता है को होता है ना, कर्म को। तो यहाँ पे इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पे होना है वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, आप देख लीजिए और इसको अच्छे तरीके से रीड कर लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं, इसकी विभक्ति को है। ठीक है, कर्म कारक का प्रत्यय चिन्ह को है, बिना प्रत्यय या अप्रत्यय कर्म के कारक का भी प्रयोग होता है। इसके नियम है बुलाना, सुलाना, कोसना, पुकारना आदि। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने हरि को बुलाया, माँ ने बच्चे को सुलाया। ठीक है, इसमें किसका कौन सी विभक्ति लग रही है फ्रेंड, को विभक्ति लग रही है ना, आप देखो यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ें बाकी आप आगे पढ़ लेना, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट कर दूँ तो। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, फिर यहाँ पे आपको कर्ण कारक के बारे में बताया गया है, आप यहाँ पे अच्छे तरीके से देखिए। तो आप यहाँ पे देखते हैं कि कर्ण कारक है ना, कर्ण कारक के बारे में बताया गया है कि कर्ण कारक का यूज़ कैसे करते हैं। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो उसे कर्ण कारक कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ना आप अच्छे से स्लाइड को मतलब वीडियो को रोक करके स्किप करके आप थोड़ा सा ना इसे रीड कर लेना, ताकि आपको चीज़ें और बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख लीजिए फिर। ठीक है, ये है हमारा विद्या गैस पेपर का, आप थोड़ा सा रोक रोक के ना चीज़ों को खुद से भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं पढ़ना स्टार्ट करी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट में मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को क्या है, ये भी हमारा वही है। ठीक है फ्रेंड्स, संपदान अपदान का प्रयोग ही है। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को ही देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड, वो है हमारा सर्वनाम। ठीक है, आपको पता होगा, अपने सर्वनाम पहले से भी पढ़ रखा होगा, और नहीं पढ़ रखा है तो फिर मैं भी आपको बता देती हूँ। ठीक है, सर्वनाम क्या है, सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्व पर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है। ठीक है फ्रेंड, हम लोगों ने पहले इसका डेफिनेशन पढ़ रखा है, जब हम लोग 9th-10th के स्टूडेंट थे ना, उस टाइम हमने पढ़ा था संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, वह इत्यादि, है ना। तो आप ये डेफिनेशन का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब देखिए, संज्ञा के पूर्णतः 6 भेद होते हैं फ्रेंड्स। पहला होता है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है फ्रेंड्स, मैं आपको बस समझाती जाती हूँ। पुरुषवाचक वो सर्वनाम होता है फ्रेंड जिसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, तीनों पुरुष सम्मिलित रूप से हों और तीनों पुरुष का उसमें भाव हो, उसे बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, नीचवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं फ्रेंड्स, तो नीचवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जिसमें हमें स्वयं की बात हो। ठीक है, अपने आप की बात हम करते हैं, उसे नीचवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सर्वनाम का भेद है वो है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, निश्चय मतलब होता है फ्रेंड जब किसी भी जो चीज़ की बात करी जाए वो निश्चित हो। ठीक है, यानी कि निश्चित चीज़ों का जो बोध करवाता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अनिश्चयवाचक जस्ट उसका अपोजिट, जो अनिश्चित चीज़ों की बोध कराता है उसे निश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम जो संबंध को बताता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं ना। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम भी ऐसा ही होगा, और संयुक्त सर्वनाम भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिए अब इसका डेफिनेशन। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पे फ्रेंड विशेषण, है ना। विशेषण क्या होता है, तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा पहले का डेफिनेशन याद करवा देती हूँ, जो आप पहले पढ़ चुके होंगे। तो आपने पहले पढ़ा होगा, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब चलिए हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं उसे विशेषण कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाए, ठीक है, वह विशेष्य कहलाता है। दूसरे शब्दों में विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो हर हालत में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि विशेषण रहित संज्ञा से जिस वस्तु का बोध होता है विशेषण लगने पर उसका अर्थ सीमित हो जाता है। जैसे घोड़ा, संज्ञा से घोड़ा जाति के सभी प्राणियों का बोध होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ना अच्छे से रीड कर लीजिएगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं विशेषण के भेद, है ना। जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो मैं पढ़ दे रही हूँ। अब यहाँ पे देखिए विशेषण के भेद। तो विशेषण
गुण, संख्या और परिणामों के आधार पर विशेषण के भेदों का वर्गीकरण इस प्रकार है। पहला हमारा सर्वनाम विशेषण, ठीक है फ्रेंड्स। सेकंड है हमारा गुणवाचक विशेषण, ठीक है। थर्ड है हमारा फ्रेंड्स संख्यावाचक विशेषण। और हमारा यहाँ पे फिर नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए आप, परिणाम बोधक विशेषण, ठीक है। अब ये सब क्या होता है आप रीड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्रिया क्या होता है, ठीक है फ्रेंड्स, क्रिया क्या होता है। तो चलिए हम देखते हैं, जिस शब्द से किसी काम को करना या होना समझा जाए, ठीक है, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, खाना, पीना, जाना इत्यादि। क्रिया विकारी शब्द है जिसके रूप, लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदलते हैं। यह हिंदी की अपनी विशेषता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए क्रिया के भेद भी बताया गया है, ठीक है, धातु के भेद, प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। तो आप यहाँ पे ना अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पे चीज़ों को आप देख लीजिए एक बार अच्छे तरीके से, और वीडियो को स्टॉप करके आप एक बार ये सारी चीज़ों को रीड कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सकर्मक क्रिया क्या होता है वो भी दिया गया है, मैं आपको नीचे स्लाइड करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए आप, सकर्मक क्रिया क्या होता है फ्रेंड्स वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप इसको अच्छे तरीके से रीड कर लीजिएगा। सकर्मक क्रिया में एक बार पढ़ देती हूँ। आपको पता होगा कि रचना की दृष्टि से फ्रेंड क्रिया के दो भेद होते हैं। फर्स्ट है हमारा सकर्मक क्रिया, ठीक है। सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो, ठीक है। जिसके साथ कर्म भी हो या फिर कर्म की संभावना हो। जैसे फ्रेंड राम ने रोटी खाई, तो राम ने क्या खाई, रोटी खाई। तो यहाँ पे कर्ता कौन है फ्रेंड, करता है राम, लेकिन कर्म क्या है, रोटी। काम किस पर हो रहा है, रोटी पर हो रहा है ना। तो सकर्मक क्रिया में या तो कर्म होता है या कर्म होने की संभावना होती है। चलिए नेक्स्ट हमारा अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया आपको पता होगा कि सकर्मक क्रिया का जस्ट अपोजिट होता है ना। इसमें क्या होता है फ्रेंड, इसमें कर्म नहीं होता और कर्म नहीं रहने की संभावना भी होती है। जैसे राम श्याम सोता है ना, इसमें कोई कर्म नहीं है, किसी पे काम नहीं किया जा रहा, बस करता है। काम कौन कर रहा है, तो श्याम कर रहा है बस, है ना। तो ये चीज़ है। अब सकर्मक अकर्मक क्रियाओं की पहचान कैसे होगी, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, जब हम लोग क्या, किसको ऐसे प्रश्न करते हैं और जब उसका उत्तर भी आता है फ्रेंड्स तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। और जब ऐसे प्रश्न करने पर उत्तर नहीं आता है तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग समझते हैं, उसका सिर खुजलाता है। बस मैंने बोला कि उसका सिर खुजलाता है बस, लेकिन अगर यहाँ पे बोल रहा है वह अपना सिर खुजलाता है, तो वह क्या खुजलाता है, तो सिर खुजलाता है ना फ्रेंड। तो इस तरीके से है, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। नेक्स्ट है मध्यविकर्मक क्रिया, आप इसको भी रीड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए संयुक्त क्रिया को भी आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। देखिए मैं आपको शो ऑफ करा दे रही हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं खुद ही पढ़ दे रही हूँ, ठीक है, देख लीजिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं। चलिए फ्रेंड अब हम लोग देखते हैं अव्यय क्या होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग अव्यय को भी देखना चाहते हैं, वैसे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, है ना। तो अगर आप अव्यय वगैरह भी देखना चाहते हैं, समास भी देखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप एक बार ना मेरे को कमेंट करें कि आगे की वीडियो भी लेकर आएँ, तो डेफिनेटली मैं बहुत जल्द आगे की वीडियो भी अपलोड कर दूँगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाकी आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिए।